प्रमोद गोस्वामी बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 3 नवंबर को उपचुनाव होगा। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। यूपी की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिसका इंतजार था उस चीज का ऐलान हुआ है। 7 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव होना था उसका ऐलान हो गया है। एक सीट जो रामपुर की सौर विधानसभा सीट है उस पर अभी ऐलान नहीं हुआ क्योंकि वो एक विवादित सीट है। इसके अलावा जो बाकी 7 सीटें हैं उस पर 3 नवंबर को मतदान होगा। 10 तारीख को नतीजे आएंगे। काफी ज्यादा अहम चुनाव माना जा रहा है 2022 के लिहाज से अगर देखा जाए तो, क्योंकि सौर सीट पर फिलहाल उपचुनाव नहीं होगा। ये एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। इस खबर से जुड़ी हुई 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, लेकिन 7 का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया है। 3 तारीख को वोटिंग होगी, 10 तारीख को नतीजे आएंगे। काफी ज्यादा अहम ये चुनाव, क्योंकि इनमें से 8 में से जो 2 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के पास है। बाकी 6 सीटें सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 2 मंत्रियों की मौत हुई, निधन हुआ, उसके बाद उनकी भी सीटें खाली हुई। और जो सीटें उसका जिक्र अगर करें तो टुंडला की सीट, स्वार की सीट, बुलंदशहर के नौगांव सादित की सीट, अमरोहा की सीट, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने। पश्चिमी यूपी की कुछ सीटें जो काफी ज्यादा अहम हैं। और सबसे बड़ी चीज की स्वार सीट पर फिलहाल उपचुनाव नहीं होगा। अब्दुल्ला आजम जो कि आजम खान के बेटे हैं, उनकी विधायकी रद्द हुई थी इस सीट से। मामला विवादित है, इसकी वजह से अभी वहां पर ऐलान नहीं किया गया। लेकिन आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं किस किस सीट पर। बांगरमऊ की अगर बात की जाए तो कुलदीप सेंगर का मामला, उसके बाद वहां पर दोबारा चुनाव हो रहा है। एसपी सिंह बघेल यहाँ के विधायक थे। दूसरी सीट की अगर बात की जाए बुलंदशहर की तो नौगांव सादात विधानसभा की, तो मंत्री चेतन चौहान का कोरोना से अभी 1 महीने पहले निधन हुआ है। उनकी सीट घाटमपुर की बात की जाए तो मंत्री कमला रानी वरुण का भी कोरोना से निधन हुआ था, इनकी भी सीट खाली हुई। यहाँ पर भी उपचुनाव होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ये वो नाम हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बता रहे हैं जिन सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। तमाम सीटें घाटमपुर का जिक्र अभी हमने किया। देवरिया सदर बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह की निधन के बाद ये सीट है जो खाली हुई है। बुलंदशहर सदर बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह सिरोही। जैसा कि अभी बताया कि 8 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 6 सीटें जिसमें से 108 की सीट भी है वो भी समाजवादी पार्टी के पास है। ये इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 तारीख को उपचुनाव होंगे। अनामिका हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनामिका, एक लंबा इंतजार था कि आखिर तारीखों का ऐलान कब होगा और तारीखों का ऐलान हो गया है। बिल्कुल, देखिए अब जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर उपचुनाव होने थे। हालांकि जो चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया गया है उपचुनाव का, उसमें स्वार सीट को छोड़ दिया गया है। स्वार सीट ये वो सीट है जहाँ पे आजम खान के जो बेटे अब्दुल्ला आजम है वो वहां से विधायक थे। हालांकि मामला कोर्ट में गया और इस पर उसी सीट पर उपचुनाव होना था, लेकिन अभी तक जो ऐलान किया गया वो 7 सीटों को लेके है, जिसमें 2 प्रदेश सरकार के मंत्री थे, चेतन चौहान जिनका कोरोना से निधन हो गया, जो अमरोहा की सीट से विधायक थे। इसके अलावा कमला रानी वरुण जो कि कानपुर देहात से विधायक थी, उनका भी देहांत हो गया कोरोना की वजह से। तो ये 2 मंत्री थे ऐसे जिनकी वजह से सीटें खाली हुई और वहां पे उपचुनाव होना है। इसके अलावा 4 सीटें, माफ कीजिएगा, 5 सीटें ऐसी और हैं जहां पर उपचुनाव होना है। 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। और आप ये भी देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद भी चुनाव की कमान संभाल ली है और उपचुनाव वाले जो जिले हैं वहां के मंत्रियों से, जो प्रभारी मंत्री हैं वहां के, उनसे लगातार बैठकें भी की जा रही है, बातचीत भी की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पर लगातार मंत्रियों का जो दौरा है वो होता रहे और उपचुनाव में जो प्रदर्शन हो कम से कम पार्टी का वो बेहतर हो। और इसके लिए बीजेपी ने ताल ठोकनी शुरू कर दी, तैयारी भी शुरू कर दी है। जी, एक चीज और समझने वाली है यहाँ पर, क्योंकि अब 2022 में ज्यादा वक्त नहीं बचा। यानी जब चुनाव होंगे 3 तारीख को, जब वोट पड़ेंगे अनामिका, उसके बाद 14 से 15 महीने बचेंगे 2022 के, आप कह सकते हैं मेन लड़ाई में उतरने से पहले। तो कितना ज्यादा अहम माना जा सकता है इन 7 सीटों के होने वाले उपचुनाव को? देखिए, कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पहले नवंबर में ये उपचुनाव होंगे। इसके बाद पंचायत चुनाव जो कि कोरोना की वजह से टाल दिए गए थे, इसके बाद पंचायत चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। इसके बाद पंचायत चुनाव की बात की जाए तो चुनावी मोड में विधानसभा का चुनाव भी आ जाएगा। तो बैक टू बैक जो चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें जो ये जो उपचुनाव होंगे वो उत्साहवर्धन का काम करेंगे। ऐसा माना जाएगा कि जो मनोबल बढ़ेगा इस चुनाव के बाद से पार्टियों का, वो आगे भी काम करेगा। और इस लिहाज से उपचुनाव की वजह से ही जो पार्टियां हैं
वो अपनी अपनी ताकत झोंकेंगी, ताकि जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल स्ट्रांग रहे। अगर उपचुनाव में सीटें अच्छी आती हैं तो बेशक पंचायत चुनाव में भी ताल ठोकी जाएगी बेहतर तरीके से। इसके बाद चुनावी मोड में भी आना है, तो कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के साथ साथ संगठन की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, या फिर कहां कहां दिक्कतें हैं, ये नापने के लिए, ये परखने के लिए भी ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा। और इस लिहाज से देखा जाए तो इस चुनाव को लेकर के ये भी महत्वपूर्ण है कि इस बार बसपा ने भी चुनाव लड़ने का मन बनाया है, जो कई बार किनारे कर जी। ये माना जा रहा है कि जो सरगर्मियां होंगी कम से कम 7 सीटों को लेकर के वो बढ़ जाएंगी, कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। बिल्कुल, और एक चीज और अहम हो जाता है नामिका, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इस बीच में नए तरह के इंतजाम कराने पड़ेंगे सरकार को। एक ये भी बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि नवंबर में होगा, उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ जाएंगे। उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो एक पुख्ता तैयारी कराने की जरूरत पड़ेगी, तो सरकार के लिए भी एक चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि आज आपका तक सितंबर का एंड है, 1 महीना ही बचा है तमाम तैयारियों के लिए। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए? देखिए, बड़ी चुनौती भी होगी, साथ ही साथ वो लोग जो वोटर हैं उनके लिए भी ये समझना जरूरी होगा कि ये जो चुनाव वो इससे पहले जो वोट देते रहे हैं और इस बार की वोटिंग में बहुत फर्क होगा। जो नियम कानून होंगे उसमें काफी ज्यादा बदलाव होंगे, बगैर मास्क के आपकी एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा जो कोरोना पेशेंट हैं उनको भी वोट डालने का मौका दिया जाएगा, हालांकि उनके लिए जो अलग अलग नियम कानून होंगे वो अलग होंगे। इसके अलावा जो चुनाव आयोग जो हर बार व्यवस्था कराता है, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिस पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि ये चुनाव तो हर बार होते हैं, हर साल होते हैं, हर विधानसभा में होते हैं, लोकसभा में होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल का जो चुनाव का अनुभव होगा। अनामिका, एक चीज और यहाँ समझने वाली यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि जब 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है जिस तरह से विपक्ष का रोल अभी हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह से कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाया जा रहा है, अगर पॉलिटिकल एंगल से देखें तो किसकी स्थिति कितनी मजबूत आपको नजर आ रही है अगर देखा जाए तो? देखिए, हमेशा से ये माना जाता रहा है कि जो उपचुनाव होते हैं वहां पर सत्ताधारी पार्टी का जोर चलता है, ऐसा माना जाता रहा है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो उनके लिए बेहतर मौका है। खुद अखिलेश यादव ये मौके ढूंढ भी रहे हैं और जिस तरीके से कानून व्यवस्था हो या बड़े बड़े मुद्दे हो उसको लेकर मुखर भी हो रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, देख रहे होंगे आप कि यूपी में काफी ज्यादा सक्रिय है, वो अलग अलग मुद्दों को लेकर हमला बोल रही, ट्वीट के जरिए, बयानों के जरिए। और इस लिहाज से देखा जाए तो बसपा भी इस बार मैदान में है। तो पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो ताल ठोक रही हैं अपनी अपनी ओर से। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें उपचुनाव वाले जो जिले हैं वहां के प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया था। उन मंत्रियों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई कि जो चुनाव वाले जिले हैं वहां पे जाके सरकार की ओर से जो कामकाज किए जा रहे हैं उसका प्रचार प्रसार किया जाए, वहां पे लगातार दौरे किए जाए, वहां के जो लोकल नेता, स्थानीय नेता है उनसे बातचीत करके योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, इसका आकलन किया जाए। यानी कि उपचुनाव में पार्टी चाहती है कि ये जो उपचुनाव हो वो इस तरीके से हो कि जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ जाए और आने वाले चुनाव में इसका फायदा ले सके पार्टी। और इस लिहाज से मुख्यमंत्री को अगर आप देख रहे होंगे तो जो पिछले दिनों कल ही वो उन्नाव गए हुए थे, इसके पहले वो जौनपुर गए, देवरिया गए। एक चीज और मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि ये उपचुनाव में हालांकि ज्यादातर मुद्दों की बात भी काफी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि क्या बेरोजगारी का मुद्दा जो उछल रहा है, जो काफी दिनों से चर्चा में, जिसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है, या फिर किसानों को मुद्दा, क्या ऐसे मुद्दे भी इफेक्ट करेंगे इस उपचुनाव में सरकार के लिए? देखिए, बेशक प्रभावित करेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है हर बार चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो। इसके अलावा कृषि बिल जिसको लेकर कि लगातार हम देख रहे प्रदर्शन चल रहा है, किसानों की एक बड़ी तादाद है जो वोटर भी है, प्लस पार्टियां वादे भी करती रही, किसानों के मुद्दे पे बड़े बड़े दावे भी करती रही हैं। इसके अलावा रोजगार, कोरोना काल चल रहा है, महामारी चल रही है, लेकिन इस बीच ये भी सच है कि बहुत लोगों ने कोरोना काल में अपना रोजगार से अपने हाथ धोए हैं और ऐसे बेरोजगार लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। हालांकि दावे अलग अलग किए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से और सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन ये मुद्दे चुनाव में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल भूमिका निभाएंगे, प्रभावित करेंगे। और अगर देखा जाए तो इसी मुद्दों को लेकर के आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े फैसले भी किए रोजगार को लेके। हालांकि अखिलेश यादव ट्वीट के जरिए लगातार हमला बोल रहे हैं कि सरकार से झूठे दावे कर रही है। प्रियंका गांधी कानून व्यवस्था को लेकर दावे कर रही हैं और ये आरोप लगा रही है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई हालत में है। तो कानून व्यवस्था, बिल्कुल जाहिर सी बात है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं अनामिका जिसके जरिए विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। देखना होगा कि इस उपचुनाव में वो मुद्दे कितने कामयाब होते हैं विपक्ष लिए, या फिर एक बार फिर से योगी मैजिक नजर आएगा इन 7 सीटों पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम